क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर क्या, कब, कहाँ और कैसे। दोस्तों आपको पता है कि एनसीईआरटी अपना जो भी चैप्टर शुरू करती है उसमें स्टार्टिंग में आपको एक रियल लाइफ से रिलेट करते हुए एग्जाम्पल आपके सामने होता है। तो यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल हमें गिवन है, रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी हुई अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी एक हेडलाइन पर पड़ती है 100 साल पहले, और वो सोचने लगती है कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, इतने साल पहले क्या हुआ था, यह कोई कैसे जान सकता है। ये वो सोचने लगती है, कैसे पता लगाएं। दोस्तों यही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि आज से लगभग 100 साल पहले, 200 साल पहले, 1000 साल पहले क्या हुआ था, तो वो कैसे पता लगाएंगे। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। दोस्तों हाल फिलहाल की जानकारी अगर हमें लेनी है तो हम इनमें से किसी भी एक सोर्स का यूज़ करके हम जानकारी ले सकते हैं। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, उस समय वो मौजूद हो या फिर उस समय का उसको याद हो, तो वो उस साल के बारे में आपको बता सकता है कि उस साल क्या हुआ था। लेकिन बहुत साल पहले, बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है। दोस्तों यही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, आखेटकों का मतलब शिकारी, हम आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। पुरोहित का मतलब पंडित, तो इन सब लोगों के बारे में हम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत वो गाया करते थे। इन सब के बारे में हम जानकारी अतीत से ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोग कहाँ रहते थे। तो मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। नर्मदा नदी, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते आ रहे हैं। दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर कई लाख वर्ष पहले से लोग रहते हुए आ रहे हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से, जो अब तक रहते हुए आ रहे हैं, सबसे स्टार्टिंग वाले लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक का मतलब बहुत अच्छे, संग्राहक मतलब इकट्ठा करने वाले, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। जो आसपास के जो जंगल थे उनकी विशाल संपदा से वो लोग परिचित थे, वेल नोन थे। तो वो जो विशाल संपदा थी उसमें से वे कुछ भी अपने पास इकट्ठा करते रहते थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। अपने खाने के लिए वे जड़ों का, फलों का या फिर जंगल के और कोई भी उत्पाद है वो सब ये संग्रह इकट्ठा करते रहते थे। वे जानवरों का आखेट मतलब शिकार भी किया करते थे। तो नर्मदा नदी के आसपास जो लोग रहते हुए आ रहे थे लगभग कई लाख वर्ष पहले से, तो वो लोग क्या करते थे, कुशल संग्राहक थे, विशाल संपदा से परिचित थे और अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह करते थे और जानवरों का शिकार भी करते थे। आगे देखते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, देखिए मैप हमें दिया हुआ है। उत्तर पश्चिम ये है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, ठीक है, हमें मिल गया। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। देखिए उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरतर पहाड़ियों में यहाँ सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया गया। और कितने साल पहले, लगभग 8000 वर्ष पहले सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना कहाँ पर आरंभ किया गया, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में। आगे देखते हैं। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। अब यहाँ पर पालतू भी बनाना शुरू किया है, इसका मतलब यहाँ पर ये लोग पशुपालक भी थे। कृषक के साथ साथ ये लोग पशुपालक भी थे। ये लोग गांव में रहते थे। तो उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरतर पहाड़ियों में सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाया गया और यहाँ लोग पशुओं को पालते भी, तो पशुपालक भी थे और गाँव में रहते थे। आगे देखते हैं। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पूर्व में गारो, देखिए ये है गारो की पहाड़ियाँ, और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ। तो उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। तो कृषि का विकास कहाँ हुआ था, विंध्य की पहाड़ियाँ जो कि मध्य भारत में है, मध्य प्रदेश में है, और गारो की पहाड़ियाँ जो कि उत्तर पूर्व में है। तो ये यहाँ पर कृषि का विकास हुआ था। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में थे। विंध्य के उत्तर में, ये विंध्य की पहाड़ियों के उत्तर में, मतलब पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये वाले राज्य जहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाया गया, तो वे स्थान विंध्य के उत्तर में थे। देखिए क्वेश्चन बन गया, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान कहाँ पर स्थित थे, विंध्य के उत्तर में, विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित थे। आगे
मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। और सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं उनको हम सहायक नदियाँ कहते हैं। तो सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है देख लेते हैं। देखिए ये है सिंधु नदी और ये इनकी सहायक नदियाँ झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी और व्यास नदी। ये 5 नदियाँ मिलकर के एक बड़ी नदी सिंधु नदी बनाती हैं। तो ये सब 5 नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हो गई। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे, इन 5 और 6 नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। लगभग 4700 वर्ष पहले इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। देखिए दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर बात हो रही है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास की, जो कि 4700 वर्ष पूर्व हुआ इनका आरंभिक विकास, और यहाँ पर बात हो रही है गंगा और इसकी सहायक नदियों की। तो गंगा और सहायक नदियों के किनारे जो भी नगरों का विकास हुआ वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, और सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे जो भी आरंभिक नगर फले फूले वो लगभग 4700 वर्ष पहले फले फूले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। देखिए ये है गंगा नदी और यहाँ से इसकी सहायक नदी ये आ रही है सोन नदी, ये आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो कि आज बिहार में है, के नाम से जाना जाता था। तो गंगा के दक्षिण में ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि मगध जो था प्राचीन काल में, मगध राज्य किस क्षेत्र में बसा था, किस क्षेत्र में बसा था? तो वो बसा था गंगा के दक्षिण में, गंगा और इसकी सहायक नदी के आसपास। ठीक है, तो इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी, मतलब देश में ऐसे शक्तिशाली राज्य और भी स्थापित हो गए थे। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी तो होती थी। ठीक है, क्योंकि हमारे जो उपमहाद्वीप है उसके चारों तरफ कहीं पहाड़ हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं नदियां हैं और समुद्र भी हैं। जो कि नीचे वाला पार्ट है हमारा वो प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, तो उसमें तीनों तरफ समुद्र है और ऊपर उत्तर में हिमालय पर्वत है। तो हमारे जो उपमहाद्वीप है वो चारों तरफ पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी तो होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। तो कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। तो ये लोग व्यापारी लोग होते थे जो कि अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचने के लिए जाया करते थे। तो धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक, एक कस्बे से दूसरे कस्बे भी जाया करते थे। तो मतलब धार्मिक गुरु भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे। वो क्यों करते थे? क्योंकि वो लोगों को शिक्षा और सलाह देते थे। तो इस तरीके से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में भी उत्सुकतावश यात्रा किया करते थे। कुछ लोग नई चीज़ों को खोजना चाहते, नए स्थानों को खोजना चाहते थे, जिस वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे। तो इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। जब लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो एक दूसरे के विचारों को जानने का उन्हें अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आज लोग यात्राएं इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपनी ज़रूरत के हिसाब से इधर से उधर जाना चाहते हैं। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। मैंने बताया आपको, उत्तर में हिमालय पर्वत है, नीचे हमारा जो दक्षिणी भारत है वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र से घिरा हुआ है, 3 तरफ उसके समुद्र है। तो ये सब प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे कर भी सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। तो यहाँ से जो इस उपमहाद्वीप से दूसरे उपमहाद्वीप में जाना चाहते थे लोग, वो पहाड़ों को पार करके, समुद्रों को पार करके एक हमारे अपने उपमहाद्वीप से दूसरे उपमहाद्वीप में जा सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। ऐसा नहीं है कि यहीं से लोग बाहर गए थे, बाहर के लोग भी यहाँ आए थे और यहीं पर आकर बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई 100 वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। क्योंकि जब कांटेक्ट में आएंगे एक दूसरे के तो वहाँ के लोग यहाँ का जो रहन सहन है वो सीखेंगे और यहाँ के लोग वहाँ का रहन सहन सीखेंगे, तो एक दूसरे के विचारों को अपनाएंगे। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं।
इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से, और जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। भाई इंडस शब्द को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। देखिए, उत्तर पश्चिम से आने वाले यूनानियों और ईरानियों ने जो सिंधु नदी है, इस नदी को इन्होंने या तो हिंदोस कहा होगा या फिर इंदोस कहा होगा, जो भी कहा हो। तो हिंदोस और इंदोस का, और इसके पूरब में जो भी क्षेत्र था उसको इन्होंने क्या कहा? इसको इन्होंने इंडिया कहा, तभी तो हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। ठीक है, लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है ये। 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम से ईरानी और यूनानी लोग आए थे, जिन्होंने सिंधु नदी को देखकर उसे हिंदोस या फिर इंदोस कहा और इस नदी के पूरब में स्थित प्रदेश को उन्होंने इंडिया कहा। ठीक है, तभी तो हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। अब भारत नाम का प्रयोग कैसे होने लगा? भारत क्यों कहा? तो भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ठीक है, उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे उनके समूह को भारत कहा जाता था। इस समूह का उल्लेख, जिस समूह को भारत कहा जाता था, उस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो ऋग्वेद, देखिए क्वेश्चन ये बन गया, सबसे पुरानी कृति हमारी ऋग्वेद है और ये लगभग 3500 वर्ष पुरानी। तो इस ऋग्वेद में भी जो समूह था उस समूह का उल्लेख उसमें भी मिलता है, ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह को भारत कहा जाता था और इसका उल्लेख जो है वह ऋग्वेद में मिलता है और इस भारत के नाम पर ही इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया इंडिया शब्द कैसे मिला और भारत कैसे मिला। ठीक है, आगे देखते हैं अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। जो भी पुस्तक हमें अतीत में मिली है उसको ढूंढो और पढ़ो, जिससे हमें अतीत की जानकारी मिलेगी। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अब देखो क्वेश्चन बन गया, हाथ से लिखी पुस्तकों को क्या कहा जाता है? तो पांडुलिपि कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ठीक है, पांडुलिपि हिंदी में कहा जाता है और इसके लिए इंग्लिश में यूज़ होने वाला वर्ड मैन्यूस्क्रिप्ट है। मैन्यूस्क्रिप्ट को लैटिन शब्द से मिलकर बना है। मैन्यूस्क्रिप्ट लैटिन से मिलकर बना है। लैटिन का मतलब होता है हाथ से, मतलब हाथ से लिखी जाने वाली पुस्तकें। मैन्यू मतलब हाथ से और स्क्रिप्ट मतलब लिखी हुई, तो हाथ से लिखी हुई पुस्तक क्या हो जाती है? मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसको हिंदी में हम पांडुलिपि कहते हैं। तो ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। तो कैसे लिखी जाती थी, किस पर लिखी जाती थी? ये लिखी जाती थी या तो ताड़पत्रों पर या फिर हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पर भी बन गया कि भुर्ज नामक पेड़ किस क्षेत्र में उगते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। ये आपको दिया गया है, ये ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। ताड़ के पत्तों को काट के उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था और उस पर पांडुलिपि लिखी जाती थी। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। देखिए ये है। आगे देखते हैं, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। भाई इतना टाइम हो गया, 1000-2000 साल हो गए, तो कुछ पांडुलिपियों को तो कीड़ों ने खा लिया और कुछ नष्ट कर दी गई, लेकिन फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। पांडुलिपियाँ कहाँ प्राप्त होती हैं? मंदिरों और विहारों में। मंदिर तो पता है आपको, विहार होता है बौद्ध धर्म का जो मानने वाले लोग हैं, जो अपनी प्रार्थना करते हैं तो वो विहार में करते हैं। ठीक है, तो इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो यहाँ पर इन पुस्तकों में क्या मिलता था? जो भी उस समय धार्मिक मान्यताएं चल रही होती थी या व्यवहार और राजाओं का जीवन जो भी जैसा था, और उस टाइम औषधियाँ या फिर विज्ञान की जो भी स्थिति थी उसके प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। ठीक है, कुछ विद्वान लोग जो थे
वो संस्कृत में लिखते थे और जो प्राकृतिक भाषा का यूज़ है वो आम लोग किया करते थे, उसका यूज़ आम लोग किया करते थे। तो कुछ ने तो उसे संस्कृत में लिखा है, कविताओं, नाटकों, महाकाव्यों को कुछ ने संस्कृत में लिखा होगा और कुछ ने अपनी लोकल की भाषा जो प्राकृतिक भाषा थी उसमें लिखा और कुछ ने तमिल में लिखा। ठीक है, हम अभिलेखों का अध्ययन भी कर सकते हैं, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख क्या होते हैं? पत्थर पर लिखे हुए जो भी वर्ड्स होते हैं उनको हम अभिलेख कहते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। तो ऐसे लेख कहाँ मिलते हैं? या तो पत्थर पर या फिर धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण कराए जाते थे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। जो भी राजा होते थे उस टाइम के, तो वो अपनी लड़ाई की जो विजय मिलती थी उसका लेखा जोखा इस पत्थरों पर या फिर धातु पर उत्कीर्ण करवा दिया करते थे, जिससे कि इनकी विजयों को आगे तक पढ़ा और देखा जा सके। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। अफगानिस्तान के कंधार से लगभग 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख हमें मिला है और यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। किसके आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था? अशोक नामक शासक के, सम्राट अशोक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में आप अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम हिंदी लिखते हैं तो देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है और लिपियां किससे बनी होती हैं? अक्षरों और संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब हम लिखते हैं तो लिपियों और लिपि का प्रयोग करते हैं और जब हम बोलते हैं तो भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आरामिक नामक तो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया था। ठीक है, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थीं? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। जो भी व्यक्ति अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करता है उस व्यक्ति को हम पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ये लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? पुरातत्वविद। जो भी पुरानी इमारतें हैं उसमें अवशेष हैं, उनके अवशेष हैं या वहाँ पर चित्र मिले हैं, हमें मूर्तियाँ मिली हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, जो भी पुराने ज़माने में हमें मिला है, औजारों, हथियारों, बर्तनों